टारगेट करते हुए कहा ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करता है, तमाम ममालिक को इनको बायकॉट करना चाहिए, इनको आइसोलेट करना चाहिए, जिस पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल RDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ। ये मिसाइल 11,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है। 1500 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करने की सलाहियत रखता है। जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ गया? पाकिस्तान का स्टैंड कहाँ गया? दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। कम बुलंदी पर परवाज कर सकता है और सिमत बदल सकता है। मिसाइल रेडार, बहरी बेड़े या कमांड सेंटर्स को तबाह करने की सलाहियत रखता है, जिसका नाम है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो मैक 8 की रफ्तार से उड़ सकती है। अच्छा, मैं देख रही थी कि इसको जो जो कहने वाले हैं, यानी जो पब्लिश कर रहे हैं इसको, उसमें बाकी सब ने तो किया ही किया, जो मॉर्निंग न्यूज चाइना है उसने भी कर दिया। सारी की सारी क्वालिटीज एक ही मिसाइल के अंदर और चुटकियों में किसी भी टारगेट को खत्म कर सकता है ये मिसाइल। भारत पाकिस्तान में तो इस खबर से हुक्मरानों के पसीने क्या कहते हैं सर आप इस हवाले से? जितने स्ट्रॉन्ग वो मिसाइल बना रहे हैं, क्या पाकिस्तान के पास उतने स्ट्रॉन्ग मिसाइल है कि हम उनको काउंटर कर पाए? एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट है यानी LDHCM, इसको कैसे झेलेंगे भाई? इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। इसके ऊपर 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड भी जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन विष्णु के तहत हमने जो यहाँ पर मिसाइल बनाई है उसी को लेकर बात हो रही है कि तकरीबन 11,000 किलोमीटर की कैपेसिटी वाला ये जो मिसाइल है हमने डेवलप की है और ये सुपरसोनिक मिसाइल है। अब देखने वाली बात यह है कि बहुत बड़ी सीरीज़ आ चुकी है, चाहे वो आकाश हो या फिर कहे कि अग्नि हो, पृथ्वी हो, मतलब बहुत सारी सीरीज़ है, ब्रह्मोस है, बहुत सारी सीरीज़ है। उसमें एक और सीरीज़ यहाँ पर ऐड हो रही है और सुपरसैनिक का भी हम बहुत समय से अलग अलग जो रेंज वाली जो मिसाइल्स है उसका परीक्षण कर रहे हैं। लेकिन अगर आप देखो, देखने वाली बात यहाँ पर या फिर महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि आए दिन DRDO की तरफ से कोई ना कोई डेवलपमेंट इंडिया के अंदर रिगार्डिंग ये जो हमारी डिफेंस इक्विपमेंट है उसको लेकर यहाँ पर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती रहती है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरफ से देखो तो कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में हाँ ये न्यूज़ आ जाती है कि भाई चाइना जो है, टर्की जो है या फिर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इतने हथियारों की हेल्प करेगा या फिर एड देगा या फिर इस टाइप की बात। तो यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसे DRDO कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जो आइलैंड है ओडिशा के अंदर। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है, डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भी इसकी रेंज है। और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिले मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती
कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक, और ये कन्वेंशनल न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर लिया है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। मान लीजिए यहां से फायर करते हैं तो 1500 किलोमीटर का मतलब हुआ है यहां तक है रेंज भाई साहब। तो पाकिस्तान तो पूरा कवर हो गया इससे। ब्रह्मोस तो ये झेल नहीं पाए। अब ये जो ब्रह्मोस का दूसरा पार्ट है, यानी LDHCM, इसको कैसे झेलेंगे भाई? इसको तो 100-200 किलोग्राम कह रहे हैं कि साहब इसके ऊपर 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड भी जा सकता है। तो 100-200 किलोग्राम का वॉरहेड छोड़िए आप, इसके उधर अगर 10-15-20 किलोग्राम का भी वॉरहेड चला जाए तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसी से नूर खान एयरपोर्ट, नूर खान का जो वो आपका इनका रंग खाना है, रंग महल है, वो ध्वस्त हो सकता है। तो भाई बहुत ही पशेमान मंजर है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ तो पाकिस्तान चीन के हाथ पैर जोड़ता घूम रहा है और कह रहा है कि साहब कि हमको देखो, हमें आप JF-35 दे दो, हमें आप अपनी HQ-19 दे दो। और JF-35 के लिए भी सुना है कि चाइना ने शर्त लगा दी है, वो कह रहा है कि साहब कि आपको तो नहीं देंगे, आप हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो आप बता दोगे अमेरिकन्स को, क्योंकि अमेरिकन्स के 3-3, 4-4 आपने बेस दे रखे हैं। आपने नूर खान एयरबेस पूरी तरह से अमेरिकन को दे रखा है, इसी तरह से आपने सरगोदा भी दे रखा है, और आपने पसनी एयरपोर्ट बेस जो है, जो यहाँ पर ग्वादर के पास में है, पसनी, ये भी दे दिया है आपने, और आपने क्वेटा भी दे दिया है। तो जब ये सब आपने दे दिया है अमेरिकन्स को, तो क्या गारंटी है कि भाई हम JF-35 देंगे और JF-35 की टेक्नोलॉजी अमेरिकन्स नहीं चुरा लेंगे? इसलिए जो F-16 के लिए अमेरिका ने आपके ऊपर शर्तें लगा रखी हैं, उसी तरह की ओवरसाइट की शर्त हम भी लगाएंगे। मंजूर है तो बोलिए, नहीं तो राम राम सा। तो भाई अब पाकिस्तान के जो है वो गले में आ गई, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा था कि वो दोनों को बेवकूफ़ बना लेगा। अब जो है दोनों ही बेवकूफ़ बनने को तैयार नहीं है। अच्छा चलिए, ये हो गया, और फिर भी ये बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मोस की इस मिसाइल का तो फिर इनके पास कोई तोड़ भी नहीं है, इतनी स्पीड ही नहीं है। जब ये ब्रह्मोस 1.0 जो कि 3 मैक पे चलती है लगभग, यानी कि लगभग 3000 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, उसको ही नहीं रोक पाए, तो ये 11 मैक पे चलने वाली मिसाइल को तो कैसे रोकेंगे? कोई चांस ही नहीं है इनके पास, किसी भी तरह का कोई स्कोप ही नहीं है। दूसरी बात कि एक प्रोजेक्ट कुशा चल रहा है, आपको पता है प्रोजेक्ट कुशा, और ये जो है ये मिसाइल है, ये है प्रोजेक्ट विष्णु। ये ET-LDHCM जो है, ये प्रोजेक्ट विष्णु है। तो बांग्लादेश के गारमेंट्स को अमेरिका के रिटेलर्स ने रोक दिया है। तो बांग्लादेश के गारमेंट्स जो कि अमेरिका बड़ी तादाद में पहुंचते थे, और जब आप किसी अमेरिकन स्टोर पर यहाँ पर जाते हैं कपड़ा ख़रीदने के लिए, रेडीमेड गारमेंट्स ख़रीदने के लिए, तो वहाँ पर आपको 2-3 कंट्रीज़ जो कि नज़र आते हैं, उसका टैग कपड़ों पर, उसमें 3 कंट्रीज़, 3 से 4 कंट्रीज़ बड़े आपको नज़र आते हैं। एक है वियतनाम, एक है मलेशिया, एक है बांग्लादेश, और एक है इंडिया। ये 4 कंट्रीज़ वो हैं कि जब आप किसी भी स्टोर पर जाएंगे रेडीमेड गारमेंट्स खरीदने के लिए,
तो आप टैग देखते हैं तो उस पर अक्सर कपड़े ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये टैग लगे होते हैं। तो देखिए जी, थैंक यू वेरी मच, हेलो कह रहे हैं, हेलो टू यू, हेलो टू ऑल। तो ये जो है ये एक समझ लें पहाड़ टूट पड़ा है यूनुस के सर पर। क्योंकि आप ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से 35% टैरिफ लागू कर दिए गए हैं। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने अपने क्लब बना लिए, बिम्स्टेक, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इस जैसे अदारे, और पाकिस्तान को कहा भाई तुम निकलो बाहर, हम यहाँ पे अपनी इजारादारी इस खित्ते में बनाएंगे। पाकिस्तान को कहा तुम इस खित्ते से बाहर निकलो, हम अपनी इजारादारी बनाएंगे और तुम्हारा यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, अब हम तुम्हें नहीं पूछेंगे और तुम्हें हम अकेला कर देंगे। अब सुनने में मुझे ये पता चला है कि इंडिया को इनवाइट किया जाएगा, ठीक है जी, और इंडिया के क्योंकि व्यूज हमेशा डाइवर्जेंट रहते हैं, अब दो इंडिया की होस्टाइल नेबर्स, होस्टाइल रिलेशंस पाकिस्तान और चाइना के साथ हैं, और अगर पाकिस्तान और चाइना दोनों इसको वो बुलाते हैं तो वो कहेगा जी मैं तो नहीं आता। और इंडिया ने इतनी मोनोपोली स्टैब्लिश कर ली कि इंडिया कहते हैं कि हमें आपकी परवाह ही नहीं है यार, आप कौन है, हम आपकी वो जिसे कहते हैं ना, आप हैं कौन, हम आपके साथ काम ही नहीं करना चाहते। सार्क के वो सारे के सारे सार्क बेसिकली इंडिया ने हाईजैक कर लिया। उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान का, उन्होंने 2016 में बायकॉट कर दिया, 1 साल 2 साल, और उस वक्त हसीना वाजिद थी और वो जारी बात है अब हसीना वाजिद कमज़ोर हो गई हैं, बाहर चली गई हैं, उनके आने के कोई चांस नहीं है और थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी द वे दे आर बीइंग एक्सपेक्टेड। 1 साल होने को है, जो केयरटेकर सेटअप वहाँ लॉन्च है, उसको पता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। पाकिस्तान और चाइना जो है वो समझते हैं कि ये काफ़ी महीनों से डिस्कस कर रहे हैं और इस सिलसिले में ये पाकिस्तान और चाइना शायद कोई 10 मेंबर कोई सिक्योरिटी अलायंस या कुछ इस तरह की हम 7 मेंबर 8 मेंबर बनाएंगे। सो इस खित्ते में रशिया नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अगर रशिया चाइना ये सारे वही हो जाते हैं फिर तो ये SCO ब्रिक्स वाली बात ही हो गई, तो रशिया इससे बाहर रहेगा, ईरान भी बाहर रहेगा। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, चाइना इनिशियली, एंड देन साथ में अफगानिस्तान को अटैच करेंगे, फिर बाद में मालदीव, श्रीलंका, वो सार्क वाली फॉर्मेशन जो है वो होगी। और अब इंडिया को इस चीज़ को फैसला करना है कि उसने क्या करना है, ठीक है ना जी। और इसमें अगर आप देखें कि जो इंडियंस ने तो बहुत देर से कहना शुरू कर दिया। आपको याद होगा हैप्पीमोन जैकब ने कहा था द एंड ऑफ साउथ एशिया, जो अपना उनका जर्नल है फॉरेन अफेयर्स में, उसने कहा था, ठीक है जी, और सही उसने कहा था, क्योंकि इंडिया ने ये फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान को ख़त्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना, अकेले कर देना, ठीक है जी। अब इंडिया को चाहिए था कि आप अगर एक ऐसा रीजनल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, वो स्ट्रक्चर जिसमें आप अपनी इंडिया को एज ए डोमिनेंट प्लेयर रखना चाहते हैं, इंडिया को डोमिनेंट प्लेयर रखना चाहते हैं, तो वो कैसे मुमकिन है। आप और जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो सार्क को उन्होंने कर दिया। अब इंडिया को चाहिए क्या था, इंडिया को चाहिए ये था कि पाकिस्तान को अंदर रखता और सार्क में अपनी डोमिनेंस क्रिएट करता अपनी सॉफ्ट पावर के जरिए। उन्होंने कहा नहीं, हमने पाकिस्तान को बाहर निकालना है, हम क्वाड, ब्रिक्स, SCO, G20 हमारे लिए ये हैं ग्लोबल साउथ। ये 4-5 फॉर्मेशंस उन्होंने अपनी बना ली और उस पर वो चल पड़े। I2U2 उन्होंने कहा जी हमारा ताल्लुक तो अमेरिका, इजराइल से है, छोटी मोटी तो हम बात ही नहीं करते। मैं तो बहुत देर से ये कह रहा था पहले कि पाकिस्तान को ही एक ब्लॉक बनाना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, हमें भी तो भाई अपनी मर्जी करनी चाहिए। इंडिया अगर डोमिनेट कर सकता है, इंडिया अगर सारी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। सानों की मसला है या व्हाई वी हैव इश्यूज, क्यों मसला है, हमें क्या है प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, बात मैं हैरान हूं, ठीक है, लेकिन कम देखें तो सही कि पाकिस्तान किस तरह बचेगा। चीमा साहब, एक खतरनाक और अफसोसनाक खबर है, वो ये है कि BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट उन्होंने अनाउंस किया है कि वो ऑपरेशन बाम का आगाज करने जा रहे हैं। सूरत मिलिट्री कैंप जिस पर यह हमला हुआ है, 18 पाकिस्तानी ढेर में 18 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा है। कल सोराब के इलाके गदर में
पाकिस्तानी फोर्सेस के बड़े कैंप पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया है। लेकिन यह खबर बड़ी खतरनाक है। सोराब में पाकिस्तानी फौज के कैंप पर कंट्रोल, 18 फौजी मार दिए गए। यही हुआ जिसका डर था। BLA और BLF इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं और बलूचिस्तान में मुतअद्दिद मकामात के ऊपर हमलों के दावे। ये जो कुछ होने जा रहा है, मैं देख रहा हूँ जो कि किस अंदाज से इंडिया डिजिटाइजेशन, जैसे मैंने आपको पैसे बताया, कनेक्टिविटी की, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। मूसाखेल, मेख्तर और खजूरी के दरमियान बलोच कर्मचारियों की जो नाकाबंदी है उसमें यह बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ बसों से मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI से ताल्लुक रखने 9 अफराद को शनाख्त के बाद उतार कर हलाक किया गया है। उनके ID कार्ड देखकर, उनकी आइडेंटिटी देखकर उन्हें पहले ले गए और बाद में उन्हें मार दिया। अब ये जो ऑपरेशन बाम है, ये बेसिकली पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ जो है वो ये इस ऑपरेशन का आगाज करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि जनाब ये मकरान के साहिल से लेके तो कोहे सुलेमान की पहाड़ियों तक जो है वो इन बलूचिस्तान के तमाम इलाकों के अंदर जो है वो इस ऑपरेशन का वो आगाज करने जा रहे हैं। उनका कहना यह है कि हमने फौजी मरकजी कैंप पर कामयाब हमला करते हुए कैंप के 2 हिस्सों पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस हमले के दौरान फौज का एक क्वाड कॉप्टर भी मार गया, यानी वो ड्रोन जो क्वाड कॉप्टर होता है वो भी मार दिया। BLF ने 70 से ज्यादा हमले किए हैं मुख्तलिफ मकामात पर। इंडिया विश्व गुरु है। इंडिया हैज लॉट टू ऑफर टू मेनी कंट्रीज जो इंडिया से लेना चाहते हैं, जो इंडिया से सीखना चाहते हैं। क्योंकि इंडिया के सीखने के दिन गए। नाउ टाइम हैज कम, जिसे कहते हैं ना कि क्लॉक हैज कंप्लीटेड वन सर्कल, इट हैज कम टू द राउंड पॉइंट कि अब भारत को अपना जो विश्व गुरु वाला पहचान है वो वापस लेना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, अब कितना भी पाकिस्तान यहाँ पर छिपाने की कोशिश करे या फिर कहे कि नहीं बलूचिस्तान में सब ठीक चल रहा है, या फिर कहे कि जो दूसरे एरियाज़ है पाकिस्तान के अंदर वो सब ठीक चल रहा है, कितना भी वो कहने की कोशिश करे, लेकिन ये चीज़ ठीक पैमाने पर बैठती नहीं है। यहाँ पर बात हो रही है चाहे वो BLA हो या फिर BLF हो या फिर TTP हो, पाकिस्तान के ऊपर आए दिन हमले होते रहते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है तकरीबन कि भाई 27 पाकिस्तानी सैनिक यहाँ पर ठोक दिए गए हैं। और देखिए BLA जो है ना, अब जो है उसकी ये जो अटैक करने वाली कैपेसिटी वो बढ़ती जा रही है। पहले एक समय था जब वो एक हमला करके कई दिनों तक चुप रहते थे, फिर तैयारी करते थे, लेकिन अब ऐसा है कि एक साथ में कई सारे हमले होते हैं और उसके बाद जो दूसरा हमला होता है, वो जो एक सीरीज़ होती है हमले की, वो जब ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो दूसरा हमला होता है वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में हो जाता है। मतलब उनकी प्लानिंग से लेकर एनालिसिस और सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन वो बहुत ही स्पीड में कर रहे हैं। कहने का मतलब यही है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में शांति बिल्कुल नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ऑपरेशन बाम की रिपोर्ट लेकर। जैसा कि आप जानते हैं 9 जुलाई की शाम से बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन बाम का आगाज किया था और हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं ये 10 तारीख की रात तक की जो हमें मौसूल हुई हैं वो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं। इनमें BLF ने 70 से ज़्यादा हमले किए हैं मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी फोर्सेस पे, और इन हमलों में फोर्सेस, पुलिस, तंसीबात को निशाना बनाया गया, मवासलाती टावर्स तबाह किए गए और कई शहरों में नाकाबंदियां की गई, घात लगाकर पाकिस्तानी फौज पर हमले किए गए। जैसा मैंने आपको बताया है 9 जुलाई की रात से ये शुरू हुए और 10 जुलाई की रात तक ये तसलसल के साथ जारी रहे। ये जो ऑपरेशन बाम है ये खारान, केच, सिब्बी, झाओ, नसीराबाद, खजदार, कल्लात, मस्तूम, कोयटा, कोहलू और दीगर अजला में किए गए। अभी भी मुतअद्दिद इलाकों में मुसल्लह अफराद मौजूद हैं और सड़कों पर नाकाबंदी जारी है। नाजरीन, पंजगोर में कलम चौक के मकाम पर पाकिस्तानी फोर्सेस की चौकी को सुबह 11 बजे मुसल्लह अफराद ने निशाना बनाया। खारान में यके बाद दीगरे 3 हमले बताए जा रहे हैं जिनमें एहलकारों को यानी फौजियों को, मिलिट्री इंटेलिजेंस MI के दफ्तर को और गोश रोड पर कायम FC चौकी को तबाह किया गया है। इसी तरह सिब्बी, करमो, वड, 2 साल आशारी और फाटक पर
पुलिस चौकी समेत टोल प्लाजा के करीब जो फोर्सेस की चेक पोस्टें हैं उन पर हमले किए गए। झाओ, नौनंदड़ा, कोलंज और गजी और दावरकूचा और डोलेजी में फौजी कैंपों पर हमले किए गए और यूफून टावर्स को तबाह किया गया। केच के इलाके गोरकोप, मंद, श्री गडगी, बिल नुगोर, नियामी, कलग, जोसक और तुम्ब के मकामात पर चौकियों और कैंपों को निशाना बनाया गया और कई मकामात पर मार्टर गोले भी दागे गए। कलात के इलाके कपूतो, तूक, मरजान, मंगूचर और दश्त गोरान में फोर्सेस की चेक पोस्टों पर हमले किए गए, मोबाइल टावर्स तबाह किए गए और फोर्सेस की गाड़ियों और तनसीबात पर हमले किए गए। कोयटा में सोना खान, हजारगंजी, करानी रोड, यहाँ पर जो चेक पोस्टें हैं उनको निशाना बनाया गया, जबकि कोयटा से जो जुड़ी हुई मस्तूंग के इलाके दश्त में चेक पोस्टों और सेक्रेटेरिएट की बस पर हमला किया गया। नसीराबाद और सोबतपुर में लोही, सासोली, छतर और शहनशाह के मकामात पर पुलिस चेक पोस्टों को निशाना बनाया गया। खजदार, वडपली, मिस और दराकाला में मरकजी फौजी कैंप पर हमला किया गया और कीमती मादनियात ले जाने वाली गाड़ियों पर हमले किए गए। दिलबंदीन में गैस ले जाने वाली गाड़ियों पर हमला किया गया। बलीदा में यूबीएल यानी यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की इमारत को नजर आतिश किया गया। खारान में सी पैक लिंक रोड और लताड़ में एफसी चेक पोस्टों पर हमले किए गए। फिजाई निगरानी के लिए जो पाकिस्तानी फौज ने ड्रोन्स और सर्वेलेंस कैमरे भेजे थे उनको भी निशाना बनाकर तबाह किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई इलाकों को सील करके जवाबी कार्रवाई शुरू तो की है, लेकिन उनके कंट्रोल में सूरत हाल नहीं आ रही। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने नाजरीन इस दौरान कल सोराब के इलाके गदर में पाकिस्तानी फोर्सेस के बड़े कैंप पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया है। इस हमले में 18 पाकिस्तानी फौजी मारे जाने की इतला है और बीएलए का एक कर्मचारी भी इसमें शहीद हुआ है। कैंप के ऊपर कब्जे के दौरान 11 फौजी मारे गए और 7 जो है वो फौजी उस वक्त मारे गए जब 12 गाड़ियों का इमदादी काफिला जो है इस कैंप की मदद के लिए आ रहा था। इस पर घात लगाकर पहले से बैठे हुए बीएलए के कर्मचारियों ने हमला किया। इस तरह कुल मरने वालों की तादाद जो है यहाँ पे कैंप में सोराब में ये 18 हैं, जबकि 11 के जख्मी होने की इतला है। इसके अलावा बड़ी तादाद में बलोच कर्मचारियों ने जो बीएलएफ से शायद उनका ताल्लुक है, लाहौर से कोयटा जाने वाले एमआई इंटेलिजेंस के लोगों की 9 लाशें सारा ढाका से मिली हैं, जिनको कर्मचारियों ने बसों से उतार कर गोली मार दी है। ये मुख्तलिफ बसों में सवार होकर पंजाब फरार हो रहे थे। इसके बारे में जो फॉलोअप मेरे पास है इसको डबल चेक करना पड़ेगा, लेकिन वो ये है कि मूसाखेल, मेख्तर और खजूरी के दरमियान बलोच कर्मचारियों की जो नाकाबंदी है उसमें यह बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ बसों से मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई से ताल्लुक रखने 9 अफराद को शनाख्त के बाद उतार कर हलाक किया गया है। हमें इंडिया से कुछ सीखने की जरूरत है, फॉलो करने की जरूरत है कि फॉरेन पॉलिसी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, दूसरे मुल्कों के साथ बनाकर कैसे रखनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया है? इंडिया की और मोदी साहब की खास तौर पे एक तारीख रही हुई है कि इससे पहले भी जब ये हमने न्यूज देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है, तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। देखिए, तुमसे कुछ हो नहीं पाएगा, तुम्हारे ना तो थ्रेट्स को कोई सीरियसली लेता है, बाकी तुमने एड़ी चोटी की सारी जोर लगा चुकी है। तुम जो सैंक्शन लगा सकते थे तुम लगा दिए, तुमसे कुछ ना हो पाएगा, इस प्रकार के तुम धमकियां ना दो। 75 साल में भारत ने रेज करा है लोगों की हालत जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगिट बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। आयरन क्लैड ब्रदर से क्यों ना लें वो भी इंडिया और रशिया का भी आयरन क्लैड ब्रदर्स वाला मामला है। यानी कि जो एक दबाव बनाने की कोशिश
पहले अमेरिका और उसके बाद उनका साथ देते हुए यूरोप कर रहा है नेटो के जरिए, वो भारत पर लागू नहीं होगा। हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 50 दिन के अंदर रूस जो है वो जंगबंदी करे वरना 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी जूते की नोक पर है। $14 बिलियन का बजट का कश्मीर का दिया, $14 बिलियन। और आपके लिए इतला नर्ज है कि आप $3 बिलियन के लिए IMF के सामने फ्लैट हो जाते हैं। अब हुआ ये है कि जो रशिया उसने भारत को 1 मिलियन जॉब्स की ऑफर कर दी है, रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा है। भारत की नजर सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट पर है। भारत सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान दे रहा है और इसी कारण रूस से सस्ता तेल खरीदकर पूरी दुनिया को भी संकट से बचा रहा है। कि रशिया रिजेक्ट्स ट्रम्प्स डिमांड फॉर अ यूक्रेन वॉर सीज फायर इन 50 डेज एज अनएक्सेप्टेबल। रशिया ने कहा है कि यह नाकाबिले कबूल है। और आज रूस भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर भी है। नमस्कार दोस्तों, अब अगर आप देखो तो जो पूरा का पूरा वेस्टर्न दुनिया है जिसमें आते हैं, यूरोप आता है या फिर आप कह सकते हो कि US आता है, अगर उनकी आप सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देखो ना तो यही है कि जब उनको आपके साथ रिलेशन ख़राब करने हैं या फिर मान लीजिए कि रिलेशन ख़राब है और आपको पनिश करना चाहते तो कैसे करेंगे, तो उनके पास सबसे बड़ी चीज़ है सैंक्शंस लगा देते हैं। क्योंकि देखिए आप कहीं पर भी हो, आपका छोटा मोटा जो बिज़नेस है वो डेफिनेटली वेस्टर्न कंट्रीज़ मतलब कि यूरोप और अमेरिका के साथ होगा ही होगा। और आप नहीं चाहेंगे कि आप जिस तरीके से वहाँ से कमाई कर रहे हैं वो कमाई आप बंद करें। उसके अलावा अगर आप देखो तो UN की बात कर लीजिए, UN के जितने अलग अलग सेक्शंस पड़ते हैं वो सारे के सारे चाहे US के अंदर है या फिर कहीं की यूरोप के अंदर है। तो ऐसी सिचुएशन में उनके पास बहुत सारी चीज़ें, जैसे रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई तो उसके बाद US ने क्या किया, वो जो स्विफ्ट ट्रांजैक्शन वाली जो पूरी सिस्टम है उससे रशिया को बैन कर दिया। हालांकि रशिया नहीं चुका वो बात अलग है, लेकिन इनके पास यही बड़े हथियार है। अब नाटो का भी यही है। देखिए इंडिया चाइना के पाले में ना चला जाए या फिर कहे कि दोनों मिलकर बड़ा ग्रुप ना बना ले, इसीलिए ये वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया जो है वो रशिया से ऑयल परचेज करता है वो भी सह लेते हैं, लेकिन उनके मन में तो यही है कि भाई ये कैसे हो रहा है, वो जो चाहे कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मतलब कि वेस्टर्न जो दुनिया है वो कर सकती है, हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इंडिया से जवाब मिला है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमारी मदद करना ना भूलें। आपको मालूम है कि नेटो ने भारत को धमकी दी है कि अगर आपने तेल खरीदना बंद नहीं किया रशिया से तो हम आपके ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे। बहुत बढ़िया बात है। अब भारत ने क्या किया, जब ये हमने न्यूज़ देखी कि उन्होंने नेटो ने भारत को एक चैलेंज दिया है तो भारत ने भी जवाब दिया उसी तरीके से जैसे इनकी भाषा जो इनको समझ आती है। हमने भी इनको बता दिया कि हमें मालूम है आपकी गेम्स क्या हैं, ये पूरी मैं डिटेल में बताऊंगा आपको क्या कुछ हुआ है। हमने भी एक किताब के साथ इनके मुंह पे तमाचा मारा है, वो भी लंदन में खड़े होकर किंग चार्ल्स के सामने। ये क्या मामला है, कैसे हमने नेटो को भी धमकी दी है उसी भाषा में जो इन्होंने हमारे साथ यूज करी। दोस्तों ये थ्रेट इतना बड़ा है नेटो ने जो दिया है, यानी कि जब ये डिक्टेटर्स को सपोर्ट करते हैं, आपको मालूम है पाकिस्तान के अंदर जब जब डिक्टेटर आए अमेरिका उनके साथ खड़ा हुआ भारत के खिलाफ। हमने कभी नहीं बोला इनको कि आप डिक्टेटर के साथ खड़े हैं और एक डेमोक्रेटिक कंट्री के खिलाफ एक डिक्टेटर को आप सपोर्ट कर रहे हैं। वी नेवर स्पोक। लेकिन ये भारत कांग्रेस वाला भारत नहीं है। अब हम उसी भाषा में जवाब भी देते हैं, उसके लिए कभी बैट उठाते हैं और कभी किताब। और नेटो क्या कर रहा है, नेटो कर रहा है भारत की इकॉनमी जो राइज कर रही है उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करने की कोशिश की जा रही है। और बिगेस्ट क्वेश्चन यही है कि क्या भारत अब नेटो के प्रेशर को हैंडल करेगा, बो डाउन करेगा, क्या हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। अब आपकी खुशखबरी के लिए एक न्यूज़ देता हूं। पिछले महीने भी इन्होंने हमें थ्रेटन किया, हमने तेल कम करने के बजाय हमने और तेज कर दिया। 40% से ज़्यादा तेल रशिया का वो हम खरीद रहे हैं अभी, जितनी हमारी ज़रूरत है उसका 40%। और यही हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है जिसे देखकर इनके गोरों के जो पसीने आ रहे हैं। अब जो नेटो का सेक्रेटरी जनरल है मार्क रूटे, रूटे नाम है, वैसे रोते होना चाहिए, नॉट रूटे, रोते। ये रोते रोते इसने बोला, एक पब्लिक वार्निंग दे दी
कि भारत हो, चाइना हो, ब्राजील हो, ये सैंक्शंस के अंडर आ जाएंगे अगर हमने रशिया के साथ ट्रेडिंग को बंद नहीं किया। और ये कोई ऑर्डिनरी सैंक्शंस नहीं है दोस्तों, उसने बोला है सेकेंडरी सैंक्शंस। अब उसके वर्ड्स हैं ये, इंडिया, चाइना, ब्राजील विल बी हिट वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है भी? आपने जब बोल दिया कि 100% टैक्स लगाना है, हम झेल लेंगे। और जयशंकर जी तो बार बार बोलते हैं, जब वो टाइम आएगा, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था 500%, अब ये रोते रोते 500 से 100 पे आ गए हैं। आगे जाके आपको पता ही है, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो वैसे भी माना हुआ है कि चिकन आउट जल्दी करता है वो। तो इसलिए अब ये जो कमेंट्स हैं इसके, ये कमेंट्स हैं, धमकी है या कैलकुलेटिव एक जियोपॉलिटिकल मूव है, ये समझते हैं। नेटो जिसको लीड कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट्स। वो कंप्लीटली चाहता है ट्रंप कि रशिया को आइसोलेट किया जाए और साथ में हथियार भी बेचने हैं, तो दोनों कामों को इकट्ठा कर रहा है। लेकिन इनकी सारी स्ट्रैटेजी के बीच में भारत आता है। क्यों? क्योंकि भारत की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है भाई, रशिया के ऊपर हमारी डिफेंस, हमारी एनर्जी पार्टनरशिप्स, हर चीज डिपेंडेंट है। और रशिया एक वो कंट्री है जिसको हम ट्रस्ट करते हैं और रशिया हमें भी वो सपोर्ट करता है हर चीज में। इसलिए रशिया को टारगेट करते करते वो टारगेट हमें कर रहे हैं कि अगर भारत मान जाएगा तो रशिया भी मान जाएगा। क्यों? रशिया, नेटो ने क्या बोला हमें, भारत को, कि आप पुतिन के ऊपर प्रेशर डालिए कि वो युद्ध को रोक दे। भाई पुतिन ने कुछ शर्तें रखी हैं आपके सामने, आप मान लो, लेकिन नेटो है कि मानने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि पुतिन हार मानकर वो युद्ध से पीछे हट जाए। नेटो की वाट लगाई पड़ी है और भाई आप नहीं हार, आप खुद मान लो कि यस नेटो हार गया रशिया से, वो कर नहीं सकते, ज़ेलेंस्की को सपोर्ट और कर नहीं सकते, ऑलरेडी अपनी इकोनॉमी इनकी बुरा हाल है। तो ये भारत को तंग कर रहे हैं कि आप जाकर रशिया को तंग करो या पुतिन को तंग करो, ताकि जो रशिया है उसके अंदर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। और अगर हमने उसको प्रेशराइज नहीं किया तो वो प्रेशर जो है वो हमारे ऊपर आ जाएगा। लेकिन इस सारे के पीछे रियल रीजन क्या है? ऐसा तो हो नहीं सकता कि भी पुतिन को जो है सिर्फ हमने बोलना है कि तू युद्ध रोक दे। रीजन है तेल, ऑयल। रशिया की जो इकोनॉमी है वो तेल के कारण चल रही है। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि रशिया तेल बेच रहा है या तो इंडियन रुपी में, रूबल में या युआन में। डॉलर से बाहर निकलकर दुनिया का इतना बड़ा चंक ऑफ तेल वो बिना डॉलर के जा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, डी डॉलराइजेशन और भी ज्यादा वो स्ट्रांग हो गया। और रशिया का तेल का जो सबसे दो बड़े बायर्स हैं वो है भारत और चाइना। भारत ऑलरेडी 40% से ज्यादा जो हमारे तेल की रिक्वायरमेंट है हर रोज की, वो हम खरीद रहे हैं। इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन कम है, जो हमारी इंडस्ट्रीज है उसको तेल मिल रहा है, जबकि दुनिया भर में तेल की कमी है कई जगह पर। और जो हमारी इकोनॉमी है वो रन करती जा रही है और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है। लेकिन जब वेस्ट ने सैंक्शंस लगाए थे रशिया के ऊपर, उनको लग रहा था कि भाई रशिया वीक हो जाएगा और वीक होने से रशिया के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन भारत और चाइना दोनों स्टेप इन किए और हमने रशिया की इकोनॉमी को हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उससे क्या हो गया? नेटो जो चाहता था कि रशिया ब्रेकअप हो यूएसएसआर की तरह, वो नहीं हुआ।